सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ हमारे कॉलेज का यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। आज से हम लोगों ने कॉलेजेस का भी योगा पढ़ाना स्टार्ट किया है। सो ठीक है, बैक टू द टॉपिक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये फर्स्ट ईयर का योगा है, ठीक है। सो पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, तो पहला टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा। योगा का मीनिंग क्या होता है, योगा वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव किया है, ये यहाँ पर हम इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखो, पीपल क्या समझते हैं योगा को, आप लोग क्या समझते होंगे, एक सिर्फ एक्सरसाइज या फिर एक रिलैक्सेशन टेक्निक बोल सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी और बोल सकते हैं कि स्ट्रेचेबिलिटी लाता है, इलास्टिसिटी लाता है, हेल्थ को अच्छा रखता है ना। तो इस तरीके से हम लोग योगा को मानते हैं। कोई मानता है योगा एक रिलीजन है ना, हिंदुओं का ऐसा। बट देखो, जो योगा है ना, योगा जो योग वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, संस्कृत वर्ड से, जिसका युज मतलब युज से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है यूनाइट, यानी जोड़ना, टू जॉइन, टू यूनाइट, है ना, मीनिंग ऑफ यूनियन, ठीक है। तो यूनियन, यहाँ पर यूनियन किसका यूनियन, यहाँ पे क्या मतलब है यूनियन का। तो देखो, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताती हूँ ना, तो इसका मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा यानी अपनी सेल्फ की आत्मा, अपनी आत्मा, परमात्मा यानी गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द यूनियन हियर रिफर्स टू यूनियन ऑफ जीवन आत्मा, यानी सेल्फ टू परमात्मा, ठीक है। यानी अपनी इंडिविजुअल सोल का हमारे गॉड से, जो हमारे क्रिएटर है, उनका मिलन। समझ आया। फिर देखो, 16वीं सेंचुरी में ग्रामेमियन पनीनी ने भी डिराइव किया था योगा। उन्होंने युगिर वर्ड से किया था, जिसका मतलब होता है टू योग। योग का मतलब भी यूनाइट ही होता है, ठीक है। अब आता है कि योगा सूत्र जो है महर्षि पतंजलि लाए थे। उन्होंने डिराइव किया था युज फ्रॉम द वर्ड युज समाधाओ। युज समाधाओ का मीनिंग ये होता है बेटा, यानी समाधि, मतलब ये कि अपने आप को पूरा गॉड को सौंपित कर देना, यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन, टोटल स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, यानी अपने आप को पूरा गॉड को प्रदान कर देना। समझ आया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड योगा, ठीक है। तो अब क्या डेफिनेशंस हैं योगा की, हम लोग वो देखते हैं। तो देखो, योगा के फाउंडर महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। और उनका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ योगा, योगा का पर्पस क्या है, ताकि योगा से हम मतलब योगा का क्या पर्पस है, उसका क्या एम है, अपनी बॉडी और माइंड में कंट्रोल लाना, ताकि हम लोग हमारे माइंड पे मास्टरी कर पाए, हमारा माइंड हमको ना कंट्रोल करे, हम हमारे माइंड को कंट्रोल करें, ठीक है। उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया योगा को उन्होंने डिफ़ाइन किया चित्तवृत्ति निरोधा। तो देखो, चित्तवृत्ति निरोधा का मतलब क्या होता है बेटा, चित्तवृत्ति, देखो चित्त मतलब क्या होता है, चित्त का जो मतलब होता है ना, चित्त मतलब हमारा माइंड, ठीक है। चित्त मतलब होता है हमारा माइंड, थॉट्स बोल सकते हैं। वृत्ति का मतलब होता है जो फ्लक्चुएशन हमारे चल रहे माइंड में, जो चीज़ें चल रही है ना, उसका मतलब होता है वृत्ति, ठीक है। और निरोधा का मतलब होता है स्टॉपेज यानी रुक जाना। स्टॉपेज, व्हाट इज़ दिस, स्टॉपेज यानी रुक जाना, मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग पूरा इसको जोड़े हैं ना, तो बेटा आप लोग इसे आधा आधा करके पढ़ा करो, तो आपको भी समझ आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो हमारे माइंड में चीज़ें, जो इतने सारे थॉट्स, वेरियस थॉट्स हमारे माइंड में रनिंग हो रहे होते हैं ना, उसका मॉडिफिकेशन, उसके जो फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं ना, उसका बंद हो जाना है। यानी योगा क्या करता है, हमारे जो माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, अगर हम लोग योगा करेंगे ना, तो हम हमारे माइंड पर कंट्रोल कर पाएंगे, हम लोग हमारा दिमाग शांत रख पाएंगे, हम हमारे माइंड पर मास्टरी कर पाएंगे। तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है। और महर्षि पतंजलि को जो हमारे लॉर्ड विष्णु है ना, उनके वाहन अधिशेषा को माना गया उनको, ठीक है। और ये जो योगा सूत्र है, ये मतलब एक बहुत मूल ग्रंथ माना गया है। मूल ग्रंथ यानी बुक, एक मूल बुक माना गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ योगा सूत्र अकॉर्डिंग टू भगवद गीता एंड योगा सूत्रास, ठीक है। तो अब क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है योगा के,
तो देखो बेटा, वैसे तो योगा की इन्यूमरेबल यानी अनगिनत डेफिनेशंस है, लेकिन मैं आपको सबसे पॉपुलर डेफिनेशंस में यहाँ पर बताई गई है। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन जो हम लोग अभी ऊपर मीनिंग देख कर आए हैं कि यूनाइट द इंडिविजुअल सेल्फ विद आर डिवाइन सेल्फ, है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, आप बच्चा आप इसको लिख कर एग्ज़ाम में ये वाली डेफिनेशन लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। और भगवद गीता के अकॉर्डिंग टू भगवद गीता के हिसाब से भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो दे रखी हैं। समत्वम योगा उच्यते, इसका मतलब होता है योगा इज़ इक्वानिमिटी। अब बेटा इक्वानिमिटी क्या होता है, तो वर्ड से देखो। इक्वानिमिटी यानी ऐसा नहीं कि इक्वल, देखो इक्वानिमिटी ये कि जो भी जैसे हमारे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें सक्सेस और फेलर, तो हम लोग कैसे करते हैं, सक्सेस में तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जैसे फेलर आएगा हम लोग कितने डीमोटिवेटेड एंड ऑल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हमारे सक्सेस, हमारे फेलर, हमारी दुख, हमारे सुख, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, सबको एक तरीके से ट्रीट करना है, इक्वली उन्हें ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है किसी को हेटरेट से ट्रीट नहीं करना, हमें बहुत उसको भी, हमारे दुख को भी हमको अच्छे से लव और प्लेजर से ट्रीट करना होता है। ठीक है, यही होता है इक्वानिमिटी का मतलब। ठीक है, यानी हर जो भी सिचुएशन आ रही है उसको इक्वली ट्रीट करना आना चाहिए, ये होता है योगा। ठीक है, फिर सेकंड ये लिखा है योगा कर्मासु कौशलम, यानी एक्सीलेंस इज वर्क इज योगा, यानी बोल सकते हैं योगा इज स्किल इन एक्शन करके। ठीक है, अब और देखो हमारा जो कठोपनिषद है उन्होंने बोला है कि जो हमारे फाइव सेंसेस तो आप जानते ही हो हमारे क्या हैं। ठीक है, तो उन सबको अगर हम लोग बंद कर दें और हमारे माइंड को हम लोग रेस्ट पे कर दें तो वो स्टेट होता है हमारा योगा। ठीक है, हमारे फाइव सेंसेस को अगर हम लोग सस्पेंड कर दे, हटा दें और हमारे माइंड को रिलैक्स कर दे तो वो सही स्टेट है हमारे योगा का, उसको हम लोग योगा बोल सकते हैं। ठीक है, और देखो हठ योगा को भी डिफाइन किया गया है, यानी अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या होता है बेटा, एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, एक टाइप की एनर्जी होती है ना, तो उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टाइप की एनर्जी जो हमको टोटल ग्रोथ लाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमको लाती है, गॉड से समाधि टाइप ही होता है। ये भी यहाँ पे लिखा भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड समाधि। ठीक है, फिर आता है हमारा 8 फोल्ड पाथ प्रपाउंडेड बाय महर्षि पतंजलि। हमारे महर्षि पतंजलि ने 8 कुछ पाथ बताए हैं, यानी 8 लिम्स ऑफ योगा बताए हैं, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डीप नहीं है तो सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे। तो देखो योगा सूत्र जो है ना पतंजलि के, तो वो हमारे 3rd 5th सेंचुरीज़ में आ गए थे। वो लाए थे हमारा अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का बेटा, अष्टांग योगा को हम लोग क्या बोलते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना 8 लिम्स ऑफ योगा, तो कन्फ्यूज मत होना। अष्टांग योगा और 8 लिम्स ऑफ योगा आर सेम। अष्टांग से आप समझ सकते हो अष्ट, ठीक है, अष्ट यानी 8, तो ये अष्टांग हो गया। ठीक है, तो और उसमें भी अष्टांग योगा में भी जो हमारे स्टार्टिंग के 5 है ना, एक सेकेंड, जो हमारे स्टार्टिंग के, अरे मेरा पेन नहीं खुल रहा, हाँ, ये जो हमारे स्टार्टिंग के 5 है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे बहिरंग योगा। क्या बोलेंगे, बहिरंग योगा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल योगा भी बोलते हैं। और जो हमारे ये लास्ट के 3 बचेंगे ना, 6, 7, 8 वाले, उसको उस लिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरंग योगा, जिसको हम लोग इंटरनल योगा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रत्याहारा है ये बीच का है, ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल को ब्रिज के मतलब उनके बीच में आता है। ठीक है, अब हम लोग, आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। अब देखो इसमें बोला गया है कि योगा को यही डिफ़ाइन किया गया है, जो भी हमारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, वो जो भी मॉडिफिकेशन फ्लक्चुएशंस जो चल रहे हैं, उसे उसको मतलब उसका मतलब माइंड में कंट्रोल करना ही योगा है ना, उनको बंद करना ही योगा है। ठीक है,
हम यहाँ पर बोल रखा है शीर दस्ती स्टैब्लिश्ड इन इट्स। तो देखो और क्या बोला है कि हम लोगों को हमको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, ठीक है। हम अपने आप को ऑब्जर्व करो और लीड्स टू काइवल्या। काइवल्या मतलब होता है बेटा मोक्ष पाना, यानी लिबरेशन ऑफ फ्रॉम द बर्थ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी हमको जीने और मरने से मोक्ष मिल जाएगा, फिर हम लोगों को मोक्ष मिल जाएगा, फिर हम लोग बर्थ और डेथ नहीं, सीधा हम लोगों को मोक्ष मिल जाता है, हम लोग भगवान के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ना घुमा फिरा कर योगा का मतलब यही आ रहा है, मास्टरी ओवर माइंड। हमको हमारे माइंड वगैरह जो भी चल रहा होता है ना, फ्लक्चुएशन, इतने सारे थॉट, उन सबको हटाना है और हमको हमारे माइंड पर कंट्रोल करना है, माइंड को हम पे कंट्रोल नहीं करने देना है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब कुछ एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं योगा के, जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट एम है, यानी ऑब्जेक्टिव है हमारा योगा का, कि टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानो, ठीक है। जब खुद को जानोगे तो क्या आएगा, हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, मोक्ष। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था काइवल्या का मतलब होता है मोक्ष, है ना, जिससे मतलब क्या होगा हमारे थ्रू। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारी लाइफ में और हमारे माइंड में कंट्रोल लाकर हम लोग ये कर सकते हैं। और हमारे माइंड में जो फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही है, जो थॉट्स चल रहे हैं, उसको बंद कर कर हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आप को स्टडी करें, सेल्फ डिसिप्लिन लाएं, है ना, और अपने आप को गॉड को प्रदान करें, समर्पित करें। तो इस ये हमारे स्टेप्स होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के। यानी क्या बोल सकते हैं, अगर आप योगा करोगे ना तो आप उसमें आगे जाते जाओगे तो आपको और आगे की प्रोसेस पता चलती है, ठीक है। तो योगा देखो बेटा बेसिकली स्टार्ट भी सेल्फ रियलाइजेशन पे चालू होता है और ख़त्म भी सेल्फ रियलाइजेशन पे होता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अपने आप को जानो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, अपने आप को स्टडी करो, है ना, कंट्रोल लाओ बॉडी में, माइंड में, अपनी लाइफ में, अंडरस्टैंड। और अपने आप को गॉड में लगाओ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एम है योगा का, है ना, मोक्ष प्राप्त करना। फिर आता है सेकंड वाला कि देखो जो योगा प्रैक्टिसेस है हमारी आसनास और प्राणायाम ना, उसका ये एम होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी लिमिटेशंस है, यानी जितनी भी कमियां हैं, उन चीज़ों को हम लोग सही कर दें, है ना। और दूसरी एक्सरसाइजेस भी अच्छी हैं, लेकिन उससे हम लोगों को क्या हो जाता है, स्ट्रेन, यानी हमको मोच आने का डर रहता है, हमारे जॉइंट्स में, स्केलेटन सिस्टम में थोड़ा डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन हम लोग अगर प्राणायाम और आसनास करेंगे ना तो उसमें नहीं, वो हमारी जितनी भी बॉडी की लिमिटेशन है, जो भी डिफेक्ट है, उनको सही करने का काम करेगा, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड एम क्या है, तो देखो, और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो योगा आसनास जो है ना हमारे क्या करता है, ये एम होता है ताकि वो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स डीऑक्सीफाइज, जो मतलब क्या होते हैं ना, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो उन सबको हटाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में और फ्रेश ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। कैसे करेगा, बाकी सारे जो गंदगी है, टॉक्सिन सब्सटेंस है, उन सबको हटाकर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। समझ आ गया, बढ़ाना, यही है उसका थर्ड एम। फिर फोर्थ वाला ये है कि उसका ये वो और क्या करता है वो, कि अपनी जो बॉडी है, अपनी जो बोन्स हैं और अपनी जो मसल्स हैं, उनको वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और हमको अगर हम लोग आसनास करेंगे ना तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जो पॉस्चर है ना, वो भी सही होता है। अगर हम लोग कुबड़े चल रहे हैं तो हम लोग सीधा चलने लग जाते हैं, और हमारी एनर्जी को भी वो बढ़ाता है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी उससे सही होती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो तो आपको, अगर आप ऐसे कुबड़े रहोगे तो पॉस्चर भी बहुत मैटर करता है। हमको हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा पॉस्चर जो है वो भी पूरा सही रखना आना चाहिए। तो ये हमारा योगा इसमें हेल्प करता है हमारे पॉस्चर को करेक्ट करने में, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ करने में, ताकि हम लोग जब एजेड हो जाए तो हमें दिक्कत ना आए, अंडरस्टैंड। और हमारी सारी फंक्शनिंग की बॉडी की सारी फंक्शनिंग को ये बढ़ाता है। और आज के टाइम पे योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल की कितनी सारी डिसीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो और कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉल्यूशन हो गया, सब हो गया। तो योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को, हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए, अंडरस्टैंड।
अब आता है फिफ्थ वन, ठीक है। फिफ्थ में देखो, जो योगा आसना क्या करता है ना, हमारे जितने भी इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है ना, अगर हम लोग योगा से, आप योगा से कैसे करोगे, तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हो, आप लोग गॉड का कुछ ओम चैंटिंग और ये कर सकते हो, आपको रिलीफ मिलेगा, ट्रस्ट मी। अगर आप मतलब ऐसा भी कुछ लग रहा था, लेकिन हम लोग गॉड से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग सारा हमारा दुख भूल जाते हैं, ठीक है। और सबका, और देखो एक सेकेंड, हाँ, तो देखो हम लोगों को क्या है, इम्बैलेंस सर मेंटल स्टेट में जो भी हमारा दिमाग में चल रहा होता है वो हटाता है, ठीक है। और देखो, जब हमारे माइंड और हमारे बॉडी में बैलेंस होगा ना, तो हम लोग कंट्रोल और टोटल बैलेंस अचीव कर पाए, हम लोग कंट्रोल, यानी हम हमारे माइंड में और बॉडी में कंट्रोल ला पाएंगे, ठीक है। योगा क्या करता है ना, हमारे बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से फोकस कर पाएँ, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हमारे ऑब्स्टिकल्स यानी बोल सकते जितनी भी परेशानियाँ आ रही है ना, उसको हम लोग, जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं उसको हम लोग पार कर पाएँ, ठीक है। तो देखो, आई थिंक मैंने आपको 5 बता दिए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप लोग यही लिखो, ठीक है, आप लोग दूसरे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग के 5 बता दिए। आप लोग योगा में बहुत कुछ लिख सकते हो, आप दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हो कि आप वो हेल्दी बॉडी का, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हेल्दी बॉडी रखें, ऐसा वैसा, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको 5 बताए, आप ये भी लिख सकते हो और आप दूसरे भी लिख सकते हो, और मैंने यहाँ पर 5 और ऐड ऑन किए हैं, तो आप ये 5 भी पढ़ लेना, ठीक है। अभी 5 हमारे लिए इनफ है अभी के लिए, लेकिन आप ये पढ़ना ज़रूर है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब पढ़ाया है इन द सेंस कि इजी लैंग्वेज में लिखा है। मैंने 5 बता दी, 5 एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं दीदी, अगर मैम ये ऐसा नहीं, मतलब हमको पूरे 10 पढ़ा, तो मैं आपको 10 भी एक अलग से वीडियो में इन सब का बता दूँगी, ठीक है। मुझे कमेंट कर देना। फिर आता है मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं योगा के बारे में, यानी कुछ गलतफहमी या कुछ मिथ्स जो हैं वो हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, बहुत सारे पीपल सोचते हैं योगा को क्या ले लेते हैं, एज अ रिलीजन ले लेते हैं, यानी सोचते हैं कि ये तो हिंदुओं का धर्म है, यानी हिंदुओं का रिलीजन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी का रीजन नहीं है, सबके लिए ये बराबर है, सब कर सकते हैं योगा, कोई रिलीजन पे ये पर्टिकुलरली स्टिक नहीं है योगा, हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी के लिए ये योगा है, ऐसा कुछ नहीं, सब कर सकते हैं योगा, है ना। कोई सी भी कम्युनिटी के लोग, किसी भी रिलीजन के लोग योगा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड वाला ये कि योगा को ना सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ आसनास, यानी बोल सकते हैं कि योगा को ऐसा सिर्फ एक्सरसाइज माना गया है। आसनास को आसनास में बोलते हैं कि इलास्टिसिटी चाहिए होती है ना, लाइक एक्रोबैट, यानी पूरी एक्रोबैट यानी अपनी फुल मूवमेंट ऑफ बॉडी होना, है ना। बट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इलास्टिसिटी नहीं रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमको अच्छे से जितना भी हमारे एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है करने की योगा आसनास, उतना एबिलिटी से हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड वन आता है हमारा कि योगा, लोग ये सोचते हैं कि योगा तो ऐसा फुद्दू सा टॉपिक है और ऐसा वैसा, मतलब छोटा टर्म है, तो बट ऐसा नहीं है। हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं भाई योगा में, फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो ऐसा नहीं है चैलेंजिंग इनफ, ऐसा समझते हैं लोग, बट कि नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा बिग टर्म है। और देखो, और ऐसा भी बोलते हैं कि कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट भी नहीं है, यानी अपने हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये आपका हर हमारे योगा में भी हर चीज़ की मतलब आसनास यानी प्रैक्टिसेस हैं, है ना, आसनास हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर तो उसका भी एक अलग आसनास होगा, वो इट डिपेंड्स, नो बेटा, इट डिपेंड्स आपको कौन सी वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर फोर्थ वाला होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि जो उनके ये सारी बीमारियों के लिए, मतलब सारी बीमारियों को सही कर देता है, बट देखो बेटा, जो फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी जो आपको जो एबनॉर्मलिटी है उस वजह से आ रहे हैं, जैसे पेन हो गया, है ना, और जो भी जिस भी उस चीज़ से आ रहे हैं ना, तो ये उसको एक हद तक सही, मतलब उसको मतलब रिलीफ देगा। बट लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक डिफेक्ट है, यानी आपको बाय बर्थ
बर्थ आपको एबनॉर्मलिटी है तो वो उसको नहीं हटा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको हाँ एडजस्ट कर सकता है आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत सही वो कर देगा, थोड़ा आपके जो डिफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा वो सही कर देता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वन है कि बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है ये कि भाई आपको अगर योगा के लिए आपको आपकी फैमिली और सोसाइटी को छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको योगिक लाइफ सक्सेसफुली ऐसे जीनी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपकी फैमिली और उनको नहीं छोड़ना पड़ता है। बल्कि ये तो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको प्लेजर और मतलब पीसफुल स्टेबिलिटी देंगे और स्टेबिलिटी आपके माइंड में प्रोवाइड करेंगे और पीसफुलनेस देंगे आपको। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको छोड़ना है ना, ऐसा कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है ना, ठीक है। फिर ये 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 मिसकंसेप्शन पढ़ लिए थे। आई थिंक मेरे हिसाब से 5 से ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी एक और मतलब 1-2 और याद कर लेना, मतलब आपके मन से भी अगर आपके पास कुछ हो ऐसा तो आप ये भी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द दर्शनास क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ शब्द दर्शनास, ठीक है। तो देखो शब्द दर्शनास क्या होते हैं, ये इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमारी 6 होती हैं, 6 हमारी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ होती हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी डिवाइडेड है, एक नास्तिक और एक आस्तिक। अब नास्तिक आस्तिक आप गॉड वाला में समझ लेना, यहाँ पर वेदास की बात की है, ठीक है। नास्तिक मतलब जो वेदास में नहीं बिलीव करते, और जो आस्तिक हैं वो जो वेदास में बिलीव रखते हैं, ठीक है। और नास्तिक में कौन कौन आ जाता है, बुद्धिस्ट, जैन और चार्वाका, ये सब आते हैं, ठीक है। और आस्तिक फिलोसफीज जो है ना वो 6 इन नंबर हैं, हम उन्हीं को शब्द दर्शनास बोलते हैं, ठीक है। तो अभी वो 6 जो हमारे शब्द दर्शनास हैं, स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ हैं, वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ओके। तो पहला है हमारा सांख्य बोलते हैं इसको यहाँ पर एम की जगह एन भी लिखते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों सही है। सांख्य हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो इसके फाउंडर कौन है, सबसे पहले हम लोग इसका फाउंडर देखते हैं। तो इसके फाउंडर हैं महर्षि कपिला, ठीक है। कौन है इसके फाउंडर, महर्षि कपिला। तो आपको याद करना है कि इसका फाउंडर महर्षि कपिला है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि ना जो ओरिजिनल सांख्य है ना वो तो मतलब घूम गया, लॉस्ट हो गया, लेकिन मतलब उस सांख्य को मतलब उससे अलग अलग जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रेफरेंस लेकर कलेक्ट की गई और एक दो टेक्स्ट मतलब और बुकें बनाई गई। वो वाला जो ओरिजिनल वाला था वो लॉस्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे सांख्य कौन सा वाला अवेलेबल है, अभी के टाइम पे हमारा है सांख्य सूत्रास ऑफ पंचाशिखा एंड सांख्य करिका ऑफ ईश्वर कृष्णा, यही हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत लोगों ने इनके सांख्य को इंटरप्रेट करने का ट्राई किया था अपनी ओन लैंग्वेज में, बट ये जो मैंने आपको अभी नाम बताया ना पंचिका और ईश्वर कृष्णा वाला, ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में सांख्य लिखने का ट्राई किया था और इन्होंने लिखा भी था, ठीक है। इसमें क्या है ना, इस सांख्य में बेटा जो कपिला जी है ना वो अपनी थिंकिंग बता रहे हैं वर्ल्ड को लेकर, ठीक है। हम अपने वर्ल्ड को लेकर थिंकिंग बता रहे हैं और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में माना जाता है, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि देखो सांख्य का बेसिक मतलब क्या होता है, सांख्य का मतलब हम लोग बोल सकते हैं अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट रियलिटी, ठीक है। एक नॉलेज है ना हमारी अबाउट वर्ल्ड, उसके एक नॉलेज होना, यानी मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड कन्फ्यूजन ना हो आपका, मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर नॉलेज ऑफ रियलिटी का पूरा प्रॉपर नॉलेज इसी में वही बताया है। यही थिंकिंग्स हमारे जो कपिला जी हैं उन्होंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और गीता में ये बोला गया है कि जो योगा और सांख्य है ना वो कंबाइन है, यानी वो इंटर रिलेटेड। अब इंटर रिलेटेड कैसे है बेटा, क्योंकि देखो जो ना सांख्य है वो थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल नॉलेज है, जो जितना भी नॉलेज है ना सांख्य का वो थ्योरी में बुक में लिखा है, लेकिन सेम नॉलेज योगा में प्रैक्टिकली करके बताया गया है। यानी सेम है नॉलेज, बट एक में थियोरिटिकल है और एक में प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसलिए ये इंटर रिलेटेड होते हैं, अंडरस्टैंड। और देखो
और ना जो हमारे इसमें ना, और ये जो सांख्य है ना, ये ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म है। यानी इसमें क्या होता है ना, इसमें दो चीज़ें आती है, एक पुरुष आता है और एक प्रकृति आती है। ठीक है, पुरुष यानी आत्मा, ठीक है, और प्रकृति जो हमारे ये बोल सकते हैं 5 एलिमेंट जो हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारी प्रकृति है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इसमें बताया है कपिला ने एक वर्ल्ड के बारे में। तो देखो यहाँ पे बताया है कि जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, ठीक है, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो उसी को कॉम्बिनेशन को बनाकर हमारा वर्ल्ड बना है। ठीक है ना, समझ आया। उन्हीं को अगर हम लोग इन प्रकृति और उसको मिलाए ना, प्रकृति और पुरुष को अगर हम लोग मिला देते तो हमारा ये वर्ल्ड बनता है। ठीक है, और जो पुरुष है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो प्रकृति है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आगे आपको समझ। और ना देखो, तो इतना हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब मैंने इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से इनका नोट्स प्रोवाइड करके आपको बता दूँगी। अंडरस्टैंड। और देखो, तो बेसिकली इस सांख्य में हम लोग बहुत अच्छे से डीप डाउन पढ़ रहे थे। इस सांख्य में ना बेसिकली क्या बताया गया है, हमारे वर्ल्ड का नॉलेज डिस्क्राइब किया गया है। यानी डिस्क्राइब किया गया है जो हमारे नेचर की, जो हमारे वर्ल्ड में जो नेचर चीज़ें, नेचर है, उसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि नेचर में कैसे पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, और है ना, उनकी रियलिटी को बताया गया है इसमें। ठीक है, समझ आ गया। इसके फाउंडर थे कपिला, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है। और ये किसके बारे में लिखी गई है, ये मतलब कि, और किसने किसने इंटरप्रेट किया है इनको, और मतलब जैसे ईश्वर, कृष्णा, और इन्होंने इंटरप्रेट किया है इसको। ठीक है, बाकी जो वो वाली थी वो लॉस्ट हो गई थी। समझ आ गया। और इसमें ये ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म है, इसमें प्रकृति और पुरुष आता है, ये तो मेंशन आपको करना ही है। अंडरस्टैंड। तो हम लोग आते हैं योगा पे। तो अब देखो, जो योगा है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आया कब था, 250 BC में आया था। ठीक है, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, सांख्य और योगा सेम कॉस्मोलॉजी है, यानी एक थियोरेटिकल है तो दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट नॉलेज सेम है, बट एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकली बताया गया है हमको। ठीक है, और जो ये जो है ना, सूत्र के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, 195 सूत्र हमारे इसमें कंटेन किए गए हैं, जिसमें 4 पद डिवाइडेड है। 4 पद, देखो वो पद अभी आपको इसमें बुक में नहीं है ना, तो हम लोग नहीं ले रहे, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। आपको इतना डीप डाउन इसके बारे में बताया नहीं है। ये सारी चीज़ें बताए आपको। ये जो षड्दर्शनाज़ है ना, ये कौन से एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपको सिर्फ ऊपर का बताया है, इसके अंदर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये नेट में आता है, नेट के एग्ज़ाम में आता है, आपको UPSC के एग्ज़ाम में भी आता है ये। ठीक है, तो अभी तो अपने को इतना पढ़ना है ही नहीं। ठीक है ना, अगर आप बोलोगे तो मैं वो उसका भी अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सो अब हम लोग, हाँ, तो हम लोग इस पर कंटिन्यू करते हैं। और जो योगा सूत्र है ना पतंजलि के, वो वन ऑफ द क्या बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक है हमारी योगा पर। ठीक है, योगा पर सबसे अथॉरिटेटिव बुक है अकेली। ठीक है, समझ आया। तो देखो, योगा क्या करता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, योगा क्या करता है, अपने सेंसेस, अपने ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखता है ना। तो बेसिकली योगा में तो इसमें इंफॉर्मेशन दे दी कब क्या आया था, कितने सूत्र हैं, और वन ऑफ द मोस्ट ऑथोरेटिव बुक ऑन योगा है, और महर्षि पतंजलि के, इनके फाउंडर ही हम लोगों ने इसका लिख दिया। लेकिन योगा क्या है, और ये सांख्य और योगा सेम कॉस्मोलॉजी में रिलेट करते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे आप। लेकिन अब और उसके योगा के थोड़ा सा उसके बारे में भी है, तो अपन ने उसको जानकारी लिख दी कि ये होता है, लेकिन एक्चुअल में योगा करता क्या, वो भी हम लोग लिख देंगे इसमें। तो योगा क्या है, ठीक है, योगा हमारे जो स्पिरिचुअल लिबरलाइजेशन है ना, उसको लाता है। यानी योगा क्या करता है, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करेगा, हमारे माइंड को कंट्रोल करेगा अगर हम लोग योगा करते हैं। तो वो सब आप इसमें बता देना जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो हमारा पढ़ते हैं हमारी न्याय फिलोसॉफी। तो देखो, जो न्याय है ना, उसका न्याय जो है वो किसने, उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर हैं हमारे गौतम। ठीक है, वो उसके हमारे फाउंडर हैं।
और इसको हम लोग अक्षपद भी बोलते हैं, मतलब न्याय सूत्र को हम लोग अक्षपद भी बोलते हैं, जिसमें उसकी ओरिजिन, मीनिंग और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसका प्राइमरी यानी सबसे पहला एम यानी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो लिबरेशन यानी मोक्ष पाना मतलब जो साइकिल है ना बर्थ रीबर्थ की, यानी जीना मरना, ये सब साइकिल से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मतलब अब ये फिर साइकिल नहीं होती है, मतलब फिर इससे जन्म मरण ये सब नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब जो मेन एम है वो ये है कि मोक्ष पाना। ठीक है, और जो न्याय सूत्र है ना वो ये नहीं बताते कि कैसे आपको पॉजिटिव रहना और कैसे कंटिन्यूस ना, मतलब पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा नहीं, वो ये बताते हैं। उन्होंने इसमें ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बताया गया है, नेगेटिवेशन, कि हम लोग नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारे पेन को हमारी लाइफ से परमानेंटली हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ डिस्क्राइब्ड मोर एज नेगेशन ऑफ द टोटल एंड परमानेंट एब्सेंस ऑफ सोरो एंड सफरिंग। कैसे, मतलब उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो देखो पेन और प्लेजर यानी दुख और सुख दोनों एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में। ठीक है, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सेंसेस हैं, हमारा माइंड है जो कि कितना चलता है, और जितने और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तो ये इसलिए सब हमको होता है। ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते हम लोग कि आपको पूरा प्योर प्लेजर यानी आपको खुशियाँ हो, दुख हो ही ना, विदाउट पेन, यानी आप बिल्कुल मस्त हो, कोई दुख नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबकी लाइफ में पेन आता है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके उसमें भी होगा, है ना, सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, पेन, ऐसा नहीं है पूरा हैप्पीनेस, पूरी हैप्पी लाइफ किसी की भी नहीं होती, और उसमें मज़ा भी नहीं आता है कि नहीं। तो बैक टू द टॉपिक, तो समझ आया ना। तो इसके उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग हमारा पेन हटा सकते हैं, है ना। तो अब आदमी कैसे, तो वो मोक्ष पालेगा, तो वो मतलब पूरा मोक्ष पा लिया है, तो जैसे इसका बेसिक एम क्या है, मोक्ष पाना। ठीक है, तो अब इसमें ये भी बताया है कि आप कैसे मोक्ष पा सकते हो, है ना। तो बाय गेनिंग तत्व ज्ञान क्या होता है, नॉलेज, हर चीज़ का सही नॉलेज होना। ठीक है, नॉलेज होना। ठीक है, और ये नॉलेज होना कि जो हमारी आत्मा है ना वो हमारी शरीर और हमारे दिमाग से अलग है। ठीक है, जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर और दिमाग से अलग है, और हमारे जो सेंसेस हैं वो भी अलग हैं। ठीक है, तो इसमें तो मतलब क्या, तो यानी हम आत्मा एक स्पिरिचुअल है, यानी हम बोल सकते हैं, जैसे इस लाइन में लिखा है ना, नॉलेज, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए हमको कि हमारी जो आत्मा है वो अलग है हमारे शरीर और हमारे माइंड से। समझ आया। और इसको 3 फोल्ड में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि है श्रवणा, मनाना और निध्यासना। श्रवणा मतलब होता है कैसे आप लोग श्रवाना का मतलब क्या है कि लिसनिंग टू द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारी जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है, स्पिरिचुअल यानी भगवान से रिलेटेड, है ना, वो सुनो। ठीक है, अपने आत्मन और सोल के बारे में सुनो, वो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन सारे। फिर मनाना यानी जो आपने नॉलेज लिया है ना उन स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, भगवान की चीज़ों के बारे में, उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करो। ठीक है, थर्ड निधियासना का मतलब, निधि यासना का मतलब होता है अब जो नॉलेज अपने पास आया है ना तो उस पर ध्यान दो, मेडिटेटिव यानी अपन ध्यान दो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोग ये 3 चीज़ करते हैं ना, हम लोग अगर ये सब चीज़ें करते हैं जो कि मैंने आपको न्याय में फ़िलोसॉफ़ी में बताई ना, तो ये क्या करेगा, मिथ्यांजना को हटा देगा। मिथ्यांजना मतलब होता है बेटा फॉल्स नॉलेज, गलत जो ज्ञान है उनको हटा देता है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली न्याय फिलोसॉफी में आपको किस चीज़ पे फोकस किया गया है, देखो आपको की पॉइंट पता होने चाहिए किस चीज़ पे फोकस किया गया है, तो फिर आप वो ओवरऑल पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो देखो अब किस चीज़ पे न्याय में फोकस किया गया है, लॉजिक्स पे। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था आर्ट ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, ऐसे योगा में किस पे दिया गया था, वही जो प्रैक्टिसेस योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वगैरह उस पर दिया गया था। और जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में हमने सांख्य पढ़ा था उसमें किस में
द नेचर ऑफ रियलिटी, पुरुष और प्रकृति के हमारे बारे में उसमें फोकस किया गया है। ठीक है, तो ऐसे की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आई होप अगर आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा वैशेषिका। ठीक है, वैशेषिका, इसका देखो इनके फाउंडर कौन है? ऋषि कनाडा। ठीक है, ऋषि कनाडा है। और इस फिलोसॉफी को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्लुका भी बोलते हैं और एक अल्लुक के दर्शना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम और हैं कि हम लोग ये उस चीज़ से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके 10 अध्याय हैं, जिसके है ना 10 अध्याय हैं, यानी हम लोग चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और हर एक अध्याय में 2 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, और ये 374 सूत्रास हैं इन सब में। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने उसका बेसिक देख लिया कि फाउंडर कौन है, कितने सूत्र है, कितना अध्याय है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब वैशेषिका होता क्या है? ठीक है, उसका क्या मतलब क्या बताया गया है, उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो देखो, तो वैशेषिका ना, इसमें क्या है ना, इसमें भी आपको जैसे सांख्य में बताया था ना आपको रियलिटी की कैसे प्रकृति और वो पुरुष मिलकर इन 2 तत्व से हमारी प्रकृति ऐसी बनी वगैरह करके। तो इसमें ये बताया है, इसमें भी बताया है हमारी नेचर की रियलिटी के बारे में, उसके बारे में नॉलेज दिया गया है कि कैसे वो छोटे छोटे जो हमारे ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे एटम हैं, एटम आप जानते होंगे, एटम, ये वाली एटम की बात कर रही हूँ मैं, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं, अणु भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे एटम से, ये छोटे छोटे इंडिविजिबल एटम से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है, कितने मतलब यूनिवर्स बना इन द सेंस, इन छोटे छोटे अणु से, इन एटम से कैसे जुड़कर मिलकर हमारे कितने सारे सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसमें वो बताया गया है कि कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस को बना देते, क्रिएट कर देते हैं। समझ आया? और इसमें ये भी बताया गया है कि एपिस्टेमोलॉजी, यानी मैंने आपको बताया ना, नॉलेज दिया गया है अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या फोकस किया गया है हमारा, इसमें भी नेचर ऑफ रियलिटी पे फोकस किया गया है और नॉलेज पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो कि कैसे बना वो हमारी ये सब चीज़ें, अंडरस्टैंड है ना। अब हम लोग आते हैं हमारा मीमांसा पे। इसमें देखो, ये जो है ना, इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर है हमारे जैमिनी सबरा। ठीक है, ये सबरा है या सबारा है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, वेरियस प्रोनाउंसिएशन आर देयर, सो आप एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो इसमें ना हमारी मीमांसा भी 2 टाइप की होती है, पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है ना, मीमांसा है, उसको हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, जो उत्तर मीमांसा है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे वेदांता के बारे में। ठीक है ना, वो उत्तर मीमांसा होती है। तो पूर्व मीमांसा में क्या होता है ना बेटा, देखो इसमें आपको क्या बताया गया है कि क्या बोल सकते हैं, हाँ, आपके रिवाज रिचुअल्स जो हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दिया गया है। ठीक है, आपके जो रिवाज हैं, और इसका में ये काहे पे फोकस करता है कि हम लोग जो वेदास है ना उसको इंटरप्रिटेट करें, यानी उसको एनालिस करें, और पर्टिकुलरली किस पे फोकस करें कि उसमें क्या क्या रिवाज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या एथिकल एक्शंस हैं, है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मेन फोकस क्या है इस चीज़ का कि हमारे जो रिवाज हैं उस पर फोकस किया गया है, और हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखो इट फोकसेस ऑन रिचुअल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट। हमारे जो वेदास हैं उनके क्या रिवाज हैं और कैसे उन्होंने इंटरप्रिटेट किया, यानी कैसे अपनी लैंग्वेज में वैदिक टेक्स्ट को बनाया, मतलब वो इसमें बताया गया है। सबसे पहला तो रिवाज ही आएगा, और इसमें ये भी बताया गया है हमारे धर्म के बारे में भी इसमें हमको नॉलेज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही जानना है बेटा। देखो मैं आपको की पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ, और मैं सिर्फ आपको इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके इस बुक में नहीं है इससे ज़्यादा, सिर्फ
बताया गया है कि इसको इस चीज़ का नॉलेज दिया गया है, उसकी पूरी प्रोसेस है, ये कुछ नहीं बताया था। आप ये मत सोचना कि मैंने आपको आधा अधूरा पढ़ाया है। जो इस बुक में था मैंने आपको वो बढ़ा दिया है। इनफैक्ट मैंने आपको उससे ज़्यादा थोड़ा और नॉलेज भी दिया है ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। अदरवाइज़ ये बहुत इट इज़ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। ये अगर मैं पढ़ाती जाऊँगी तो ये चलता ही जाएगा, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इतने सारे सूत्रास हैं, इतने सारे पद हैं, चैप्टर्स हैं, जो कि आपको वो जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स हैं ना वहाँ पर आती है। लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको इसमें नहीं आ रहा, तो आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। आपको इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रही हूँ। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग याद कर लेना कि इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। आपने सबसे पहले चीज़ इसकी याद कर ली कि आप इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। ये कब बना था, ठीक है, वो याद कर लेना, ठीक है। इसमें कितने सूत्र हैं या फिर किस चीज़ में डिवाइड हुआ, कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ है, जो भी चीज़ें जो उसका हिस्ट्री है वो थोड़ी सी पढ़ लेना। और फिर लास्ट में इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो कि इट फोकसेस ऑन द एथिकल एक्शन, रिचुअल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, ये सब। और फिर आपको उसको घुमा फिरा के आप अपने वर्ड्स में लिखो ना। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आपको इतना तो पता ही होगा है ना, तो उसको मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको उसको याद करना है, ताकि ये बहुत ईजी होगा। प्लीज़ ये एक बार ट्रिक ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर आप एकदम से इसको पढ़ोगे तो आपको नहीं आ पाएगा, अंडरस्टैंड। ओके, बैक टू द टॉपिक। हम लोग आते हैं हमारे थर्ड वन पे, वेदांता पे, जिसको हम लोग मैंने आपको बताया था उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर हैं, जिसको किसने लिखा गया है, भद्रयाना ने लिखा है, ठीक है। अब वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास, यानी उपनिषद हम किसको बोलते हैं, एंड ऑफ वेदास को, यानी जब हमारा एंड ऑफ वेदास, सारा लास्ट में जो चीज़ आती है ना उपनिषद, उसको हम लोग बोलते हैं वेदांता, और उपनिषद भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 3 स्कूल्स हैं हमारे वेदांता के, है ना, जिसमें डिफरेंट टीचर्स हैं, जिसमें है अति शंकराचार्य, है ना, जो कि हैं किसके ओरिजिनेटर हैं, हमारे अद्वैता सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी के, ठीक है। और फिर है रामानुजाचार्य, जो कि आर्किटेक्ट हैं विशिष्टवादिता सिस्टम के। और फिर है हमारा माधवाचार्य, जो कि हेड है हमारे द्वैता सिस्टम ऑफ वेदांत फिलोसॉफी। तो देखो ये बेटा, ये कितने बड़े बड़े नाम आपको दे रखे हैं कि ये इसके ओरिजिनरेटर है वगैरह वगैरह, कि इसमें ये क्या बताया आपको, 3 स्कूल्स हैं वेदांता के, 3 और स्कूल्स हैं जिसमें ये चीज़ें ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? तो इसमें वही बताया। तो वेदांता में क्या है, इस वेदांता में आप क्या लिख सकते हो कि इसका मीनिंग लिख देना एंड ऑफ वेदास, जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। और देखो इसका फाउंडर भद्रयाना ने लिखा है। और आप ये भी डाल सकते हो इसमें कि अल्टीमेट एम को अचीव करना है, एंड है, क्योंकि एंड आ गया ना, तो अल्टीमेट एम यहाँ पर अपना अचीव होने आ जाता है इसमें। और इसमें 3 स्कूल्स हैं, जिसमें ये 3 स्कूल के आप लोग एक बार नाम याद कर लेना, उससे ज़्यादा आपके इसमें और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जो लिखा था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके बेटा, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, जैसे आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग किया कॉलेज का, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो अगर इसमें आपको कुछ भी परेशानी आ रही है प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपका रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट में आप बताओ, तो मैं उस चीज़ का मैम इसका अलग से आप वीडियो लेकर आओ, तो मैं उसका एक पर्टिकुलरली वीडियो लेकर आऊँगी और उसमें उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ अगर नहीं कहीं पे कुछ कमी रह गई हो तो, ठीक है। अगर आप बोलोगे शब्द दर्शनार्थ मैम नहीं प्रॉपर आ रहा है या फिर दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगी। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको ईजी नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको ये दर्शनार्थ शब्द दर्शनार्थ को समझने में सही रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.